हाय बेटा पार्टी। आज जैसा कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि इंटरमीडिएट क्लास में एक काव्य में चैप्टर है जिसका नाम है बेटा लोग पवन दूतिका। आज इस पवन दूतिका का आप लोगों को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य के विषय में बताने चल रहे हैं। बेटा लोग, सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ बता देना चाहते हैं कि संदर्भ एक ही होता है। पूरे पद्य में जितने पद्य हैं यहाँ पे, इन सभी पद्य का आपका जो काव्य सौंदर्य है, वो संदर्भ है, वो एक जैसा ही होता है, चाहे जो आए। संदर्भ में कैसे लिखेंगे आप लोग सबसे पहले ये जान लें, फिर आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ जो भी दिया रहेगा, इसमें से कोई भी प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ आप लोग लिखेंगे कैसे? पहले ऐसे लिखेंगे जो पेपर में दिया रहेगा, जैसे बैठी खन्ना एक दिवस ये लिखा है और यहाँ से वातायनों से लिखा है या वहाँ से क्रूरता से लिखा है, तो आप पहले लिखना बैठी खन्ना, फिर डॉट डॉट करके जहाँ लास्ट का रहेगा क्रूरता से ऐसे लिख दीजिएगा। फिर बेटा पार्टी लिखिएगा संदर्भ। संदर्भ का मतलब प्रस्तुत पद्य। पद्य है ये। पद्य किसे कहते हैं बेटा लोग? जैसा कि आपको बताएं, पद्य में गेय पद होता है। पद जो भी है इसमें गेय पद है। तो प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम बेटा लोग हरिऔध था, उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास, किससे बेटा लोग? ये प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि, हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम काव्यांजलि है। काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, या काव्यांश से लिया गया है, या काव्यांश से उद्धृत है, ऐसे भी लिख देते हैं। ये आप सभी के सभी में लिखना कि प्रस्तुत पद्य पंक्ति द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिका काव्यांश से उद्धृत है या लिया गया है। ये तो बेटा संदर्भ हो गया सबके लिए, जो कि मैंने आपको बताया, उसको आप लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या है बेटा लोग? प्रसंग। प्रसंग कैसे उठता है? जैसे बेटा लोग काव्य आपको पढ़ाने चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से लेके बैठी खिन्ना से लेके क्रूरता तक, तो यहाँ का जो प्रसंग है बेटा, यहाँ पे एक दिन की बात है, माने लिखेंगे कि एक दिन राधा रानी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके आँखों से, जो उनके आँखें थी वो आंसुओं से परिपूर्ण थी, अर्थात आंसुओं से भरी हुई थी। और तभी प्रातःकाल की हवा जो होती है, प्रातःकालीन पवन, उसके दुख को और बढ़ाने लगती है, और तब ये जो है फटकार लगाती है। किसको फटकार लगाती हैं? पवन को वह फटकार लगाती हैं। कौन बेटा लोग? राधा रानी। अब बेटा लोग एक बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम आप लोगों को लगभग सभी के मीनिंग, संदर्भ सहित व्याख्या का मतलब है, व्याख्या बहुत अच्छा होना चाहिए। व्याख्या, और बेटा लोग ये चूँकि काव्य है तो काव्य को थोड़ा सा गा के ही अगर काव्य करें तो मनोभाव, अंदर भाव बनते हैं, और बिना गाए अगर भाव बनाएंगे तो भाव उतना बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया, राधा दुखी हैं। राधा क्यों दुखी हैं बेटा लोग? क्योंकि उनके कन्हैया जो है ब्रज से मथुरा चले गए हैं। अब मथुरा चले गए हैं तो फिर उनकी याद में ये बहुत परेशान हैं, और परेशान होकर वो अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं। अब बैठी हैं तो फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी अपने कविता में क्या कहते हैं, सुनिए। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते,
आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनु से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। राधिका क्या कह रहा है कि बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है बेटा लोग यहाँ पे एक तरीके से मान लीजिए दुखी होकर, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका दुखी होकर अपने घर में अकेले बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल कह रहा है। उनकी माने जो आंखें हैं बेटा लोग, आंखें जो है राधिका रानी उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंखें दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आंसू आकर उनकी दोनों आँखों से कारा दृग युगल, दृग युगल का दृग माने लोचन, लोचन माने आँख बेटा लोग, युगल माने दोनों, कारा दोनों आँखों में जो आंसू थी वो आंसू क्या थी बेटा, आकर उनकी दोनों आँखों को सजल बना रही थी, अर्थात दोनों आँखों में आंसू भरे हुए थे। दोनों बातें कर सकते हैं। फिर क्या है बेटा लोग, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनु से। आई क्या आई बेटा, आई धीरे इस सदन में इसी समय पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यहाँ पे क्या रहा है बेटा लोग कि इसी समय प्रातः कालीन सुगंधित सुपवन, सुगंधित पवन, वातायन माने रोशनदान से, सुगंधित पवन रोशन दानों से होकर भीतर आती है। कहाँ आती है बेटा लोग, भीतर आई। इस सदन में पुष्प, समझ गए बेटा लोग, इतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। आगे देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूं, धीरे बोली सदुख। राधिक संतापों को विपुल, विपुल माने यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग, बड़ा। क्या होता है बेटा लोग, बड़ा या अधिक, दोनों बातें कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जब राधिका रानी का संताप अर्थात कष्ट में थी, उसी समय खिड़की से जब हवा आती है, रोशनदान से जब हवा आती है, तो राधा रानी का दुख बढ़ गया। बढ़ गया माने विपुल बढ़ता, बढ़ गया। तो उन्होंने दुखी होकर, दुखिता हूँ, दुखी होकर धीरे से बोली, सदुख माने दुखी होकर। क्या बोलती हैं श्रीमती राधिका यूँ दुखी होकर धीरे से पवन से कहा कि ये प्रातःकालीन पवन, प्यारी प्रातः पवन इतना, ये प्यारी पवन प्रातःकालीन पवन इतना क्यों मुझे है सताती, तू इस प्रकार से मुझे क्यों इतना सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित माने दूषित बेटा, कह रहे हैं कि क्या तुम भी समय की कठोरता के कारण क्रूरता, काल की क्रूरता माने समय की कठोरता, क्या तू समय की कठोरता से कलुषित हो गई है, दूषित हो गई है,
क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है, या समय की क्रूरता के कारण तुम्हें भी कष्ट मिल रहा है? ऐसा कहती है। फिर क्या होता है बेटा लोग, आगे में आप देखिए, पहले इसमें सौंदर्य देख लीजिए। काव्य सौंदर्य बेटा लोग कैसे लिखा जाता है? काव्य सौंदर्य लिखा जाता है कि सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं इस काव्य के अंतर्गत तो क्या है, इसमें यह है कि राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। मन के अंदर जो है भाषा बेटा इसकी खड़ी बोली है, आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पे रस श्रृंगार रस से पीड़ित है। आप जान रहे हैं श्रृंगार रस दो प्रकार के होता है बेटा लोग, एक संयोग और एक वियोग। अर्थात वियोग रस में राधिका रानी, अर्थात श्रृंगार रस में राधिका रानी, यहाँ पे श्रृंगार रस है, गुण प्रसाद है बेटा लोग। और आप लोगों को छंद और अलंकार आप लोगों को पढ़ाए हैं बेटा लोग, मानवीकरण अलंकार है, और साथ में छंद मदाक्रांता, जो कि आपको छंद पढ़ाने वाले उसमें देख लीजिएगा कि मदाक्रांता के क्या नियम है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे आपको लेके चलते हैं बेटा लोग मेरे प्यारे नव जलद से, और उसके बाद कहाँ तक बेटा, विश्राम लेना तक। यहाँ पे कैसे कहती हैं, अब प्रसंग जानिए बेटा इसमें क्या है। राधिका रानी अपनी बातें तो कह दी, कहने के बाद राधिका रानी को एक सहारा मिल जाता है। सहारा मिलता है क्या, पवन को दूत बनाकर, कि पवन को इसमें उन्होंने क्या किया, अपना दूत बनाकर अपने हृदय की पीड़ा को संदेश रूप में भिजवाने के लिए पवन को कहती हैं कि ये पवन तुम यहाँ से सीधे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास चले जाओ। और वो भी साथ में कहती हैं कि देख रहे शोभा वाली कि वहाँ पे बहुत सारी मनोहारी सुषमा मिलेगा, मनोहारी सुषमा मिलेगा, इसका वर्णन करती हैं। और फिर साथ में ये भी कहती हैं उनसे प्रभावित होकर तुम कहीं अपने आप को रोक न लेना, ये इसके प्रसंग में है। क्या कहती हैं आप लोग बेटा लोग जाने कि राधिका कह रही हैं, किससे कह रही हैं, पवन से। क्या बना के कह रही हैं बेटा लोग प्रसंग में, पवन दूत, पवन को अपनी दूतिका माने पवन को दूत बना के कृष्ण के पास संदेश भेज रही हैं। साथ ही साथ बेटा लोग वो रास्ते में पढ़ने वाले मनोहारी सुषमा का जिक्र कर रही हैं, अर्थात उनके बारे में विषय में बता रही हैं, और कह रही हैं कि उसको देख के अपने आप को रोक मत लेना। क्या कर रही हैं जानिए। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जब ही मेरा भवन तज तुम अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। ध्यान दो बेटा पार्टी, यहाँ राधिका क्या कह रही हैं पवन से कि हे पवन, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। नव जलद का मतलब बेटा, जलद माने क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि बादल होता है बेटा लोग, और यहाँ बावली माने पागल होता है बेटा लोग, दोनों भी जानिए। कह रहा मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। यहाँ पे पवन को राधिका कहती हैं, राधा कहती है पवन से
कि नवीन जलद माने नए बादल, नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, कंज से नेत्र वाले। कंज से का मतलब, कंज वाले बेटा लोग कमल होता है, कमल का फूल जिसे आप लोग कहते हैं। कह रही हैं राधिका, कहती है नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, ठीक है ना, कंज से नेत्र वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय, मेरे प्यारे माने मेरे प्रिय श्री कृष्ण जाके आए न मधुबन से और न भेदा संदेशा। कह रहे श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और न ही वहाँ से कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। कहती हैं कि ये पवन, मैं उनके विरह पीड़ा में रो रो के पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, तू उनके पास चली जा और मेरे सारे कष्ट को, मेरे सारे दुख को तुम जाके उन्हें बता दो, अर्थात और मेरा दुख उन्हें तू जाके सुना दे। राधिका फिर क्या कहती है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे। समझ रहे, अल्प माने थोड़ा सा बेटा, भवन माने घर की बात कर रही है। राधा पवन से कहती है, पवन दुतिका से कहती है, ऐसा कहिए कि ऐ पवन, जैसे ही मेरा घर तज माने त्याग कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक, कितनी माने अनेक कुंजे दिखाई देगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, उनकी छाया बड़ी शीतल और आकर्षक होती है। वहाँ पे पक्षियों के चहकने से, उनके चहकने से अत्यंत मधुर स्वर, मृदुल स्वर, मधुर स्वर निकलेगी। और इन गुणों के कारण मधुर स्वर और वहाँ की बड़ी शीतल छाया। देखो बेटा, देखो, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। कह रहे उनकी छाया बड़ी और बड़ी शीतल और आकर्षक तुम्हें दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ पक्षियों के चहकने से वहाँ पे जो ध्वनि उच्चारण होगा, वहाँ पे जो अत्यंत मधुर ध्वनि तुम्हें सुनाई देगा या ध्वनि तुम्हें निकलती हुई सुनाई देगा, अपने इन गुणों के कारण तुम्हें क्या करेंगी बेटा लोग, मोह लेंगी, माने मोहित कर लेंगी। लेकिन मेरा दुख लख, तो भी मेरा दुख देख लो, ध्यान करके देख लो। वहाँ जाके तुम विश्राम न लेना, रुकना मत, और जाके मेरे कन्हैया से, मेरे कृष्ण से मेरी दुख कथा को बता देना। कुछ चीज़ें अपने से भी लिख देना चाहिए बेटा लोग। आगे क्या है बेटा लोग, देखिए आप लोग आगे बेटा लोग, थोड़ा आगे सरस रव का धाम संपुष्प वाला। फिर से देखिए बेटा, थोड़ा आगे सरस रव का धाम संपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम
लतावान सौंदर्यशाली, प्यारे बिंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सोला बनाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। थोड़ा आगे सरसरों का धाम संपुष्प वाला। बेटा पार्टी, सबसे पहले इसका प्रसंग सुन लो। प्रसंग क्या है कि कह रही हैं राधिका पवन से थोड़ा आगे सरसरों का। समझ ही पा रहे हो कि कह रही हैं राधिका, दुख से परिपूर्ण राधिका मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन कर रही हैं और समझाया कि तुम इन स्थलों में जाओगी तो बहुत ही मुग्धकारी स्थल है, उससे मोहित न हो जाना और मेरे कार्य को अवश्य ही कर लेना, अर्थात मेरा संदेशा श्री कृष्ण को बता देना। राधिका कहती हैं पवन से कहा कि थोड़ा आगे सरस रहो। यहाँ पे बेटा सरस का मतलब मधुर होता है और रव का मतलब शब्द होता है। बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम संपुष्प वाला। तुम थोड़ा आगे जैसे ही जाओगे, जाने पे तुमको अत्यंत मनोहर अत्यंत मनोरम दृश्य जिसमें दिखाई पड़ेगा ऐसा वृंदावन मिलेगा। उस वृंदावन में तुमको पक्षियों की मधुर मधुर सरस रहो। बेटा कुछ चीज़ें अपने से लिखना पड़ता है बेटा लोग। पक्षियों की मधुर संगीत तुम्हें गूंजता हुआ सुनाई देगा और साथ ही साथ मधुर फूलों से लदा हुआ वृंदावन दिखाई पड़ेगा। प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और क्या कह रहे हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष मिलेंगी, बहुत सुंदर सुंदर क्या मिलेंगी, लताएं मिलेंगी। और प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। राधिका और क्या कहती है कि वहाँ से उस प्यारा सा जो वृंदावन है, उस वृंदावन से तुम मन को मुग्धकारी, जो मन को मोहित करने वाला होगा, उससे तुम इधर उधर आना जाना, परंतु तुम उससे मोहित ना होना। वो कह रही है कि वृंदावन मन को मुग्धकारी, मन को मोहने वाला वृंदावन मिलेगा और उस वृंदावन से तुम जितनी बार मन हो उतनी बार, कहने का मतलब तुम इधर उधर आना जाना, उसके मनोरम दृश्य को देखना और सुख प्राप्त करना। परंतु एक बात का ध्यान रहे कि उस मधुर सम्मोहित जो वातावरण रहेगा उसमें तुम मोहित न होना, भ्रमण इधर उधर करके रुक मत जाना। फिर आगे क्या कहती हैं राधिका, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। समझिए बेटा लोग, क्लांत का मतलब थका हुआ बेटा लोग, अर्थात उत्ताप का मतलब यहाँ पे बेटा लोग गर्मी से मतलब है।
राधिका कहती हैं पवन से, कहती हैं हे पवन, जाते जाते यदि तुम्हें रास्ते में पथ माने बेटा लोग रास्ता, अगर जाते जाते तुम्हें पथ में माने रास्ते में, मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी, क्लांत का मतलब सब चीज होता है, थका हुआ, दुखी हो और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट, तो उसके निकट चले जाना, और निकट जा करके उसके क्लांतियों का मतलब थकावट का मतलब दुख, उसके दुख का मतलब व्याकुलता, अर्थात उसकी थकान को, उसकी व्याकुलता को, उसके दुख को क्या करना, तुम मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, हे पवन तू धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी उत्ताप, गात माने शरीर बेटा लोग, करा उसके धीरे धीरे परस करके गात, उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी उत्ताप माने उसकी गर्मी को, उत्ताप माने बेटा लोग उसकी गर्मी को, खोना माने दूर कर देना, खोना माने दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और साथ ही साथ अपने पवन के माध्यम से सुगंध को ले आकर उस थके हुए व्यक्ति के मन में, उस थके हुए व्यक्ति को सुगंधित वातावरण से प्रसन्न कर देना। हर्षितों सा बनाना माने उसे प्रसन्न कर देना। आगे इसमें आप लोग जानिए बेटा लोग सौंदर्य, काव्य सौंदर्य क्या है। पहले इसका काव्य सौंदर्य हमने आपको नहीं बताया। इसमें काव्य सौंदर्य में पहली बात है तो इसी काव्य से एक चीज लिया जाता है कि राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा की वर्णन दी है, प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। दूसरी बात इसमें क्या है बेटा लोग, खड़ी बोली है जानते ही हैं। तीसरी बात बेटा नव जलद माने कह रहा है कंज से नेत्र वाले, यहाँ पे उपमा अलंकार है बेटा लोग, अलंकार आपको पढ़ाए हैं, उस अलंकार को आप देख लीजिए। दूसरी बात यहाँ पे रस आपको पहले ही बताया बेटा लोग, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का भी वियोग रस है, ये आप बता देना कि वियोग रस है। काव्य सौंदर्य में ऐसे ही लिखा जाता है, याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है बेटा। शब्द शक्ति में अक्सर आप एक ही चीज लिखना बेटा लोग, इस पूरे चैप्टर में अभिधा क्या लिखेंगे बेटा लोग, अभिधा। शब्द शक्ति में, शब्द शक्ति में आप लिख देना अभिधा, और इस साथ गुण प्रसाद दोनों चीजें हैं बेटा। ये क्या है बेटा, शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति, और गुण में क्या लिखेंगे बेटा लोग, गुण में प्रसाद है। ये पूरे में लिख देना, लगभग सभी में आपके आते हैं, ठीक है ना। छंद भी इसमें पूरा का पूरा छंद तो अब जान गए बेटा लोग, ये पूरे के पूरे में छंद एक ही है बेटा, उसका नाम क्या है, मद क्रांता, मंदा क्रांता कहिए, मंदा क्रांता, ये छंद है इसमें। ये आप लोग बेटा लोग किस में लिखोगे, काव्य सौंदर्य में। यदि आपके चैप्टर में, आपके पेपर में कह रहा है काव्य सौंदर्य लिखिए तो, और आगे देखेंगे। आगे बेटा इसमें भी वही बात आप रखेंगे। इसका काव्य सौंदर्य क्या है जानिए। यहाँ पे राधा का जो होता है वो लोक सेविका के रूप में चित्रित है। लोक सेविका क्यों है, क्योंकि उनको रास्ते में पड़ने वाले थके आदमी, दुखी आदमी का भी क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। अर्थात अब ये लोक सेविका की भांति व्यवहार कर रही हैं, अर्थात यहाँ पे राधा का लोक सेविका के रूप का चित्रित हुआ है, चित्रण हुआ है। भाषा खड़ी बोली है बेटा। अलंकार इसमें पूरे के पूरे में मानवीकरण, अक्सर बेटा अलंकार क्या है, मानवीकरण अलंकार ये है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब अलंकार में भी मानवीकरण लिख देंगे। अब मानवीकरण के बाद बेटा लोग रस कौन सा है पहले ही बताए, यहाँ पे श्रृंगार रस लिख देना। शब्द शक्ति इसमें क्या है बेटा लोग, लक्षणा है। इसमें क्या ऊपर के दोनों में तो यही होगा बेटा लोग, आगे थोड़ा सा यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति, एक दिन वीडियो भी आपको बताऊंगा। अविधा शब्द लक्षणा ये 3 प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं इनकी बातें किया जाएगा। चलिए आगे बेटा गुण प्रसाद है, छंद क्या है, मदा क्रांता।
यहाँ पे आपका इतनी बातें कहा गया बेटा लोग। अब क्या है बेटा लोग, अगले छंद में आप देख लीजिए अगले में क्या कहा जा रहा है। अगले में बेटा लोग एक बात का अब हमको लगता है बेटा लोग आज आप लोगों को कितना पढ़ाया बेटा लोग, 6 पढ़ाया। 6 पढ़ाया तो हमको लगता है कि 6 में आप समझ गए होंगे। फिर से आप लोग छोटा छोटा एक कहानी के रूप में बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको आप अपने कहानी के रूप में कर लेंगे तो बड़े प्रेम से आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा कि एक दिन राधिका रानी घर में अकेली बैठी हुई थी और उनका जो दोनों आँख था वो आँख आंसुओं से परिपूर्ण था, आँखों से भरा हुआ था। और आई धीरे से उसी समय वातायन माने खिड़की, वातायन माने बेटा लोग क्या होता है, खिड़की से जो माने सुगंधित वातावरण के साथ एक हवा का झोंका आता है। कहाँ आता है, खिड़की से। कहाँ आता है, राधिका रानी के जहाँ बैठी है उस घर में आता है। और राधिका रानी उस समय चूँकि खोई रहती है किसके, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के याद में। और वहाँ पे श्री कृष्ण चले गए, उनको कोई संदेश तो मिल नहीं रहा है। तो उनको जब वो क्या होता है कि हवा आता है अचानक तो डिस्टर्ब हो जाती हैं, अर्थात बेटा उनके दुख जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है उनका, अर्थात जो खोई हुई रहती है दुख में उसमें विघ्न पड़ जाता है, जिसके कारण उनका जो है दुख और बढ़ जाता है। अब बढ़ के उसके बाद एक बार डांटती हैं रात माने पवन को कि ये पवन, जिस तरीके से मैं दुखिया हूँ, इस काल के चक्कर में, समय के चक्कर में मुझे बहुत पीड़ा मिल रहा है, तू ऐसा क्यों कर रही है, क्या तू भी ऐसे समय चक्र के काल से चक्कर में तू भी क्या है क्रूरता से माने परेशान है, ऐसा बात करती हैं। फिर उसके बाद वो पवन को ही दूतिका बना लेती हैं, चूँकि और कोई सहारा नहीं होता है। तो राधिका कहती हैं कि हे पवन, मेरे पहले तो पवन से जब दूत बनाती हैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के उनके किस प्रकार दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, इनका मूल्यांकन करती हैं। तो बताती हैं कि मेरे जो कृष्ण हैं नवजलत से हैं, माने नवीन मेघ जैसे दिखाई पड़ते हैं, कंज से नेत्र वाले, अर्थात कमल के फूल जैसी उनकी आँखें हैं, कमल जैसी आँखें हैं। और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो माने हमारे ब्रज से मथुरा चले गए हैं और वापस नहीं आए हैं और कोई संदेश भी नहीं भेजा है। इसलिए मैं उनकी याद में रो रो कर उनकी विरह पीड़ा, मतलब उनकी याद में मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत याद कर रही हूँ उन्हें। और जिसके कारण याद में उनके मैं पागल, बावली माने बेटा लोग पागल, मैं पागल होती जा रही हूँ। और तू जा यार, तू जा पवन, और मेरी सारी की सारी दुख कथाएं मेरे श्याम को, श्याम माने श्री कृष्ण को तू क्या कर बता दे, और जाके बता दे किस तरीके से तुम्हारी राधिका तुम्हारे वियोग में, तुम्हारी याद में तड़प रही हैं और इतना दुख हो रहा है कि तुम्हारी याद में बिल्कुल बावली हो जा रही हैं, अर्थात पागल होती जा रही हैं। बेटा लोग अपने शब्दों में लिखोगे ना तो ज़्यादा नंबर मिलता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ये अपना शब्द भी है, कुछ शब्द अपने भी जोड़ लेने चाहिए। इतना कहने के बाद फिर बताती है, अभी तो संदेश बता रहे हैं कृष्ण का, यहाँ बता रहे हैं कि उनका लुक्स कैसा है, आई मीन वो दिखते कैसे हैं, कितने प्यारे दिखते हैं। कमल से उनके आँखों की कंपैरिजन कर देती हैं, तुलना कर देती है, उपमा अलंकार ले आ देती हैं। और नवीन मेघ जैसे जैसे नए घुमड़ के बादल आते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं घने से, उसी नवीन मेघ के जैसे शरीर का उनका और चेहरे का वर्णन करती है कि बिल्कुल नवीन मेघ जैसे दिखाई पड़ते हैं। अब आगे क्या करती हैं, वो आगे का रास्ता बता रहे हैं कि हे पवन, जैसे तू मेरा भवन तज के तज माने आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा त्याग कर आगे चली जाएगी ना, अल्प आगे बढ़ेगी करे ना, थोड़ा सा भी आगे जब बढ़ जाएगी ना तो आगे बढ़ने पर शोभा वाली सुखद कितने मंजू कुंजे मिलेंगी, बहुत सारी वहाँ पे तुम जाओगे तो एक शोभा वाली क्या मिल जाएगी, शोभा वाली वहाँ पे ऐसी मिले वृंदावन मिल जाएगा जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम है। वहाँ की जो पक्षियाँ हैं, पक्षियों में मृदुल सर, वहाँ पे पक्षियों की जो चहकने की आवाज़ होगी, वो चहकने की आवाज़ बड़ा ही क्या होगा, मधुर होगा। और वो इतना मधुर होगा और साथ ही साथ वहाँ पे जो निकलने वाली वहाँ पे माने मधुर स्वर के साथ साथ सुखद जो सुगंधित वातावरण होगा, ये सब तुम्हें क्या करेंगी, सम्मोहित कर सकती हैं, मोहित कर सकती हैं। फिर भी तुम मेरा दुख देख लेकर, मेरा दुख लख वहाँ जाना, विश्राम लेना, तुम वहाँ पे जाना और मेरा दुख देख लो मैं कितनी दुखी हूँ, और मेरे दुख को देखने के बाद तुम वहाँ पे जरा सा भी रुकना मत, मोहित मत होना, और जाके मेरी सारा का सारा संदेश हमारे प्रियतम श्री कृष्णा को बता देना।
फिर आगे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा आगे सरसराव का कह रहे हैं कि थोड़ा आगे जैसे इस सरसराव का क्या मिलेगा बेटा लोग, धाम सन पुष्प वाला, ऐसे कह रहे हैं। सरस का मतलब मधुर, रव का मतलब शब्द आपको बताए। फिर वही बता रहे हैं कि जैसे ही आगे जाओगे वृंदावन मिलेगा, और जो वृंदावन मिलेगा जो है वहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, वहाँ पे वृंदावन में पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ आएगी, तुमको चहकने की आवाज़ आएगी, और फूलों से लदा हुआ वहाँ पे लताएं दिखाई पड़ेगी, मधुर संगीत जो पक्षियों का गूंज रहा होगा, और वहाँ पे जो है मधुर फूलों से लदा हुआ जो लताएं होंगी, ये सब इतने सुंदर दिखाई पड़ेंगे, इतने सुंदर सुंदर वहाँ पे वृक्ष दिखाई पड़ेंगे। इन सब में जाना, तुम भ्रमण करना, इधर उधर आना और जाना, कह रहे हैं आना जाना, लेकिन मोह माना मत होना, अर्थात तुम उस पर जो है मोहित मत हो जाना, सम्मोहित मत हो जाना, अर्थात वहाँ पे तुम्हें मोहित मत हो जाना कि तुम वहीं पे रुक जाओ, और मेरे अर्थात तुम रुकना मत और चले जाना कन्हैया से मेरी बातें बता देना, मेरे दुख को बता देना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, फिर रास्ते में अब कन्हैया के साथ साथ अपने दुख के साथ साथ रास्ते में दुखियारों का वो कह रहे हैं कि जब जाना तो वहाँ पर अगर कोई थका हुआ व्यक्ति तुमको नजर आ जाए तो पवन फिर उसके सन्निकट चले जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसके दुख को, उसके कष्ट को, उसके व्याकुलताओं को क्या करना, मिटा देना। उसकी जो व्याकुलता बड़ी होगी उसको मिटा देना, उसको तकलीफ मत देना, ऐसा कहने का मतलब। और धीरे धीरे परस करके गाढ़ उत्ताप होना, और उसके शरीर को धीरे धीरे अपने सुगंधित और शीतल वातावरण से उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करना, स्पर्श करके उसके क्लांतियों को, उसके थकावट को मिटा देना, और साथ ही साथ उत्ताप खोना, और उसके अंदर जो गर्मी हो उस गर्मी को क्या करना, समाप्त कर देना, मिटा देना। कह रहा है कि सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपने इस सुगंधित वातावरण से, इस शीतल पवन से, तुम अपने शीतल पवन से उनको अत्यधिक मात्रा में श्रमित जन माने जो दुखिया जन हैं, जो दुखी लोग हैं, जो व्याकुल लोग हैं, उन सब को क्या करना, उनकी क्लांतियों को मिटा देना, अर्थात उनको दुख को भगा देना, उनके विपुल को क्या करना, कम कर दे, वो व्याकुलता को कम कर देना, जिससे उन लोगों में कोई तकलीफ ना हो, जिसके कारण वो किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं बेटा लोग, सेविका के रूप में नजर आ रही हैं। इस प्रकार से बेटा लोग आज 6 टॉपिक आप लोगों को हमने पढ़ाया है। आगे भी आप लोगों को बेटा लोग नेक्स्ट वीडियो में बना के दे देंगे, 2-3 वीडियो में आपके आएगा, चूँकि कुल कितना है बेटा लोग, 18, 23, 6, 24, 1 मिनट बेटा 26 है बेटा लोग, तो अर्थात 3-4 वीडियो आप जान ही रहे हो बेटा, काफ़ी बनाने के लिए किसी को और आगे बना दो, लेकिन आपको लिखना भी है, उसको समझना भी है, तो इसलिए आज इतना ही। और आशा करते हैं कि आप लोगों के जो शिक्षक हैं, आप लोगों के जो टीचर हैं, आप लोगों को पढ़ाए ही होंगे, बहुत सुंदर पढ़ाए होंगे। और बेटा लोग मैंने जिससे इसको गाया बेटा लोग, इसके आप लोग गाना ज़रूर, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम अच्छी है, लेकिन आप लोगों की आवाज़ बहुत प्यारी होगी, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग छोटे हो, और आप लोगों का तारक तो जो होगा वो नीचा माने ऊपर होगा, तारक तो ऊपर होने पे आवाज़ मधुर आती है बेटा लोग, तो आप लोगों का अधुर माने मधुर आवाज़ होगा, जिससे आप लोग बहुत सुंदर गाएंगे, और गाएंगे जब उसके अर्थ को बताएंगे, तो जब कोई सुनेगा तो निश्चित ही वो उस वक्त को, समय को फीलिंग करेगा कि किस तरीके से राधिका अपने घर में कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं उनकी याद में, इसकी वो अनुभूति करेंगे। और आशा करते हैं बेटा पार्टी कि हमारा वीडियो आप सबको समझ में आया होगा, और बेटा लोग यदि वीडियो आप लोगों को समझ आया है तो इसको बेटा लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और लाइक और सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ लगता नहीं है बेटा लोग, हाँ, लेकिन अगर आप लोग वीडियो लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल का ग्रोथ होगा, और हमारा भी हौसला थोड़ा बढ़ा रहेगा, और आपको कुछ दे ही रहे हैं, और उसके गुरुदक्षिणा में यही है आपका कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे मेरे लिए अच्छा होगा, और एक प्यारा सा अगर कमेंट डाल देंगे तो थोड़ा सा हौसला भी बढ़ेगा कि हाँ मैंने कुछ ठीक पढ़ाया है, बच्चों को समझ में आया है। और चूँकि जो शिष्य होता है ना, गुरु को जिताने वाला सिर्फ एक ही होता है, शिष्य। गुरु जीतेगा तो शिष्य की बदौलत और कोई जिता नहीं सकता, अर्थात बेटा लोग गुरु हारने न पाए, और गुरु जीत गया तो शिष्य तो अनायास ही जीत जाता है।
धन्यवाद बेटा पार्टी।